बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, यानी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र। उससे पहले मैं थोड़ा सा बिगनिंग हिस्ट्री जो है वो बिगनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कुछ पॉइंट्स हैं, 5-7 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये भी आपके माइंड में होने चाहिए। अच्छा जी, until the late 1800 साइकोलॉजी डिड नॉट अपीयर एज ए सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसफी। 18वीं सदी तक जो था वो साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग नहीं हुई थी, यानी एक ही डिसिप्लिन था। साइकोलॉजी और फिलोसफी जो था वो एक ही डिसिप्लिन था अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ फिलोसफी, क्योंकि साइकोलॉजी अलग से कोई जो है वो सब्जेक्ट नहीं था, या कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसको फिलोसफी के अंदर ही पढ़ा जाता था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कैन बी फाउंड बैक टू द अर्ली ग्रीक्स। ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कंटेंट जो आजकल चल रहे हैं, जो हम बिहेवियर और माइंड और बिहेवियर और सोल और कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर, ये सारी जो चीजें हैं जब हम देखते हैं तो ये कहीं पहले जाकर ग्रीक्स जो यूनानी थे उनके अंदर भी ये ही कॉन्सेप्ट पाए जाते थे किसी ना किसी हद तक। जो है वो शुरू है, जो साइकोलॉजी के शुरू के कॉन्सेप्ट थे, वो अगर हम देखें, जब स्टडी किया गया, जब पुरानी हिस्ट्री देखी गई, तो पता ये चला कि ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है ये यूनानी लोगों में भी पाए जाते थे। रेने डिस्क्रेट्स, अ फ्रेंच फिलोसोफर, इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ डुअलिज्म। अच्छा जी, रेने डिस्क्रेट जो था एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने डुअलिज्म का आइडिया पेश किया था। अब डुअलिज्म क्या होता है, अब आपको याद होना चाहिए, आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है डुअलिज्म के बारे में। डुअलिज्म क्या होता है? डुअलिज्म मींस माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट थिंग्स इंटरएक्ट टू फॉर्म ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी डुअलिज्म वालों ने ये कहा कि माइंड और बॉडी दो अलग चीजें हैं, दो जो इंटरएक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो इंसान को किसी भी चीज का इंसान जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। कोई भी जो है कोई भी काम करता है, किसी चीज को परसीव करता है, उसको मानी देता है, कोई भी काम करता है, तो वो दो चीजें मिलकर करती हैं। जो कोई भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो दो चीजें मिलकर करती हैं, माइंड और बॉडी। इट मीन्स कि डुअल, डुअल का क्या मतलब होता है? दो, माइंड एंड बॉडी, टू डिफरेंट थिंग्स, डुअलिज्म इसको कहते हैं। On the basis of investigational methods, psychology become the different discipline from philosophy. अच्छा जी, साइकोलॉजी जो थी वो फिलोसफी से कैसे जुदा हुई, कैसे डिफरेंट डिसिप्लिन के तौर पे सामने आई? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशनल मेथड्स। आपके जो रिसर्च मेथड्स थे, बेसिकली उन रिसर्च मेथड्स की बुनियाद पर साइकोलॉजी जो थी वो फिलोसफी से अलग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली फिलोसफर यूज लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन as investigational method, while today psychologists use scientific methods to investigate the behavior and thought. ठीक है जी, उस वक्त क्या था, फिलोसफर जो थे वो लॉजिक और ऑब्जर्वेशन को यूज करते थे अपनी रिसर्चेज में, लेकिन आज के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक स्टडीज कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज हो रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप में है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रही हैं। तो ये इन तमाम टेक्निक्स की बेस पे, इन रिसर्च मेथड की बेस पे फिलोसफी जो है वो साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से एक अलग हो गया, एक अलग डिसिप्लिन बन गया। अच्छा जी, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम था साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग करने का, दैट वाज द वर्क डन बाय द विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट क्या था? विलियम वॉन्ट, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, यूज्ड साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग 1800। 18वीं सदी में विलियम वॉन्ट ने, जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की रिएक्शन टाइम पर, और उन्होंने अपनी एक लेबोरेटरी बनाई जिसके अंदर जो था वो उन्होंने मेन साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया अपनी रिसर्च के लिए। He published his book Physiological Psychology in 1874. He discussed the major connections between physiology and human behavior and thought. उन्होंने 1874 में एक अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और थॉट को जो था उसका कनेक्शन जो है वो उसको डिस्कस किया। World's first psychological lab opened in an apartment near University of Leipzig in 1879 in Germany by William Wundt. ठीक है जी, 1879 में विलियम वॉन्ट ने, जो मैंने आपको बताया कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग के नजदीक एक अपार्टमेंट के अंदर अपनी साइकोलॉजिकल जो साइंटिफिक लैब जो थी वो
जो है वो स्टैब्लिश की और उसके अंदर जो है वो रिएक्शन टाइम पर रिसर्चेस की, जिसकी बेस पर फिर जो साइकोलॉजी थी considered the separate discipline from the philosophy. He used the method of introspection to study the consciousness which is outdated now. उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड जो था वो यूज किया अपनी अर्ली रिसर्चेज में, जो कॉन्शियसनेस को उन्होंने स्टडी सॉर्ट आउट किया, जो उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, उसको जो है उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया, जो कि आज के दौर में आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, ये तो थी कुछ बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड थे कुछ पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी स्कूल ऑफ थॉट की। स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली मैं बड़े लेमैन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, सिंपल वर्ड्स में। जब चार बंदे ऐसे बैठे हुए हों और चारों बंदों का कॉन्सेप्ट किसी भी एक चीज के बारे में, किसी की राय जो है उन चारों की एक ही हो, उसको आप स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे सामने एक पेंसिल पड़ी हुई है, ये ब्लू कलर की है और ये लकड़ी से बनी हुई है, और ये लकड़ी जो है ये बड़ी अच्छी है, ठीक है, और ये लिखाई में भी पेंसिल अच्छी है। मेरे साथ जैन बैठा हुआ है, जैन भी ये कह देता है कि ये पेंसिल वाकई ब्लू है, अच्छी लकड़ी की बनी हुई है, और अच्छी लकड़ी से जो है वो इससे लिखाई भी अच्छी होती है। मेरी वाइफ बैठी हो साथ, वो भी कह दें कि हाँ ये पेंसिल है, ब्लू है, और ये अच्छी लकड़ी की बनी है और ये अच्छी लिखाई है। तो हम तीन चार जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनका हमारा जो है वो किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट एक ही है, राय एक ही है, हमारा आइडिया एक ही है, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज के बारे में वो एक ही है। तो हम चारों लोग जो हैं वो तीनों लोग मिलके क्या हो गया, एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, यानी एक मकतबा फिक्र हो गया, जिसमें मैं हूँ, जैन है, मेरी वाइफ है, इब्राहिम है। तो हम चारों का मिलके क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज की, हम सब की एक चीज के बारे में एक ही राय है। तो दिस इज स्कूल ऑफ थॉट। अब साइंटिफिक जब साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने मिलके थॉट के बारे में एक ही बात की, बिहेवियर के बारे में एक ही बात की, ह्यूमन ब्रेन एंड बिहेवियर के कनेक्शन के बारे में एक ही बात की। तो वो लोग जिनकी एक ही राय थी बिहेवियर के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ब्रेन एंड बिहेवियर कनेक्शन के बारे में, उनको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वॉन्ट कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वॉन्ट जो था वो बेसिकली सबसे पहला जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट, सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था उसका बानी माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में अपने स्कूल ऑफ थॉट को स्ट्रक्चरलिज्म नहीं कहा, बल्कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली विलियम वॉन्ट का एक शागिर्द था एडवर्ड टिचनर जो है, जो उसने इस मकतबा फिक्र को स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया। विलियम वॉन्ट एंड एडवर्ड टिचनर वर द मेजर थिंकर्स ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म. Edward B. Titchener, student of Want, first coined the term of to explain and or express the school of thought. They claim that human conscious can be broken down into small parts. उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है इसको स्मॉल पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। मसलन कैसे, वो मैं भी आगे मैंने एग्जांपल दी है। Structuralism is the theory of the consciousness that seeks to analyze the elements of the mental experience, such as sensations, mental images, and feelings, and how these elements combine to form one complex experience. यानी आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उसको स्ट्रक्चर्स में, एलिमेंट्स में आप उसको स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि सेंसेशन क्या जो है वो आपने परसीव किया है, क्या सेंसेट किया है, उसके बाद उसकी मेंटल इमेज क्या बनी, और उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी। ठीक है, तो ये क्या है, तो बेसिकली किसी भी एक्सपीरियंस को हमने ब्रेक कर दिया है इन डिफरेंट एलिमेंट्स। सेंसेशन एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद मेंटल इमेज हो गई, उसके बाद फीलिंग्स हो गई। तो वो सारे का सारा जो मिलके है वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, आप रोएंगे, परेशान होंगे, यू लुक सैड। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप सैड नजर आ रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस की है किसी की डेथ, बल्कि हम ये कहेंगे उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे कि सबसे पहले आपने कहाँ से सुना, क्या सुना या देखा, सेंसेशन आपकी, फिर
इमेज, यानी आपने अपने ब्रेन में आपके क्या मेंटल इमेज बना, उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी जब वो मेंटल इमेज बना, तो उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी। तो इन सब को जो हमने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, इनको जो स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर से याद रखें, किसी भी एक्सपीरियंस को के स्ट्रक्चर को जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग फॉर एग्जांपल एन एप्पल। ठीक है, अब आसान अल्फाज में भी मैंने समझाने की कोशिश की है। मसलन अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म, एक एप्पल को सामने रखते हुए स्ट्रक्चरलिज्म को बयान करें तो क्या होगा, एन एप्पल, मैं आपको कहूंगा दिस इज एन एप्पल, ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चरलिज्म पे बात नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं कहूंगा दिस इज क्रिस्पी, दिस इज स्वीट, दिस इज जूसी, दिस इज राउंड एंड दिस इज हार्ड, ये मैंने उसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो उसको डिस्कस कर लिया, उसकी तमाम खसूसियात को, उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को। तो किसी भी चीज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, उसको एग्जामिन करना, किसी भी चीज को एग्जामिन करने के लिए उसके एलिमेंट्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द ओशन। आप ओशन पे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बाय सेइंग इट इज विंडी, साल्टी, कोल्ड बट रिजुवेनेटिंग। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म। आगे आ जाता है जी, आगे अगला पॉइंट है स्ट्रक्चरलिज्म में, दे यूज इंट्रोस्पेक्शन फॉर एनालाइजिंग द इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, विलियम वॉन्ट लोगों ने, उन्होंने एक टेक्निक यूज की किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल प्रोसेस को, कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यह है कि आप, अब मैं खुद से, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि खुद से, इंट्रो को अलग कर दें, इंस्पेक्शन को अलग कर दें, यानी आप अपने अंदर की इंस्पेक्शन खुद करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए, इंट्रो मीन इनर, ठीक है, इंस्पेक्शन मीन इंस्पेक्शन, इसको पढ़े इंस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन इंटरनल इंस्पेक्शन। आप, इंसान क्या करता था, उन्होंने कहा कि इंसान जो है बेसिकली अपने अंदर के जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो खुद स्टडी करेगा, वो खुद बताएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि जिन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया इस स्कूल ऑफ थॉट का, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं इंसान सच ही बता रहा हो, और आप किसी की इंटरनल फीलिंग्स को कैसे जज कर सकते हैं। आप उसको हमेशा जो है, आप उसी फीलिंग को जज कर सकते हैं, उसी चीज को जज करते हैं जो आप बाहर देख रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फीलिंग्स को जज करना कोई बात नहीं होती, ये फॉल्स भी हो सकती है। By using introspection, subjects can be broken down their actions and responses into basic parts of the perception and sensation। वही चीज आ गई, तो हमने जब बात की कि आप किसी भी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट, आप अपने किसी भी एक्सपीरियंस को पार्ट्स में, एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म डाइड विद द डेथ ऑफ द टिचनर 1927। जैसे ही टिचनर की डेथ हुई तो स्ट्रक्चरलिज्म की भी डेथ हो गई, यानी स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म की डेथ से मुराद ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो गया। मेजर क्रिटिसिज्म ऑन स्ट्रक्चरलिज्म इज टू यूज द नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, फॉर एग्जांपल इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, अब क्या था, सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था स्ट्रक्चरलिज्म वालों पे वो ये था कि उन्होंने नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया है, जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। And other criticism on structuralism is that thinkers of structuralism concerned about inner behavior। दूसरा उस पे क्रिटिसिज्म क्या था कि वो लोग जो स्ट्रक्चरलिज्म को मानने वाले थे उनका ज्यादा फोकस था इनर बिहेवियर पे, विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और एंड नॉट एक्यूरेटली मेजरेबल। यानी वो इनर बिहेवियर पे यकीन रखते थे जो कि सही से ऑब्जर्वेबल भी नहीं था और मेजरेबल भी नहीं था। तो ये था जी स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है जी, स्ट्रक्चरलिज्म का जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी इसके दे दूंगा। आगे आगे जी बात फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स वाज an American philosopher, historian and psychologist and the first educator to offer a psychology course in the United States। विलियम जेम्स जो था वो बेसिकली अमेरिकन था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था और साइकोलॉजिस्ट था, जिसने पहली दफा, फर्स्ट एजुकेटर, और वो एक ऐसा पहला उस्ताद था कि जिसने अमेरिका में साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ाने की ऑफर की। James is considered to be a leading thinker of the late 19th century, one of the most influential philosopher of the United States।
जेम्स जो था वो बेसिकली 19वीं सदी के आखिर में एक बड़ा थिंकर माना जाता था, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, ठीक है, और अमेरिका का एक बहुत ही काबिल और जिसकी बात लोग सुने, जिसकी बात लोग माने, जिसकी बातों का इन्फ्लुएंस हो लोगों पे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही काबिल फिलोसोफर था एंड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, और उसे अमेरिकन साइकोलॉजी का बाप भी कहा जाता है, यानी बानी भी कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजी का बानी। ही पब्लिश्ड हिज बुक टाइटल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसने अपनी पहली किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश की। अ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वाज 2-volume book which emphasized on interrelationship of psychology, physiology and philosophy. उसने साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उसने साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और फिलोसफी का आपस में ताल्लुक बयान किया, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 2-volume book थी। His belief in the connection between mind and body led him to develop what has become known as the James Lange theory of emotion, which posits that human experience of the emotions arise from the physiological changes in response to the external event. Basically, जिस तरह जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस में जेम्स लैंग ने ये बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस आता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह जब उन्होंने, विलियम जेम्स ने अपनी किताब में माइंड और बॉडी का जो ताल्लुक है उसको डिस्कस किया, उसने कहा कि पहले आपकी बॉडी में जो है वो चेंजेस आती हैं, उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर होते हैं। फंक्शनलिज्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म की बेस पे जो था ये बना, वर्क ऑफ द विलियम जेम्स एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द चार्ल्स डार्विन। ठीक है जी, फंक्शनलिज्म किस लोग सबसे पहले तो याद रखें कि स्ट्रक्चरलिज्म पे क्रिटिसिज्म की वजह से जो है वो फंक्शनलिज्म बना, उसके रिजल्ट में बना था। उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की, इन्होंने फंक्शन की बात की। फंक्शन मीन द यू कैन से रीजन ऑफ द बिहेवियर या फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, आप कह लें कि वजह क्या है इस बिहेवियर की। ठीक है जी, अब ये किस किस के काम पे, इसमें किसने ज्यादा रोल प्ले किया? फंक्शनलिज्म जो बेस किया वो एक विलियम जेम्स के काम पर, और दूसरा चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी की बेस पे जो है वो फंक्शनलिज्म की बुनियाद रखी गई। द मेन फोकस ऑफ फंक्शनलिज्म वाज हाउ बिहेवियर एक्चुअली वर्क, पर्पस ऑफ द बिहेवियर, यानी बिहेवियर का पर्पस क्या है इन एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन विद हिज और हर एनवायरनमेंट, यानी किसी भी एनवायरनमेंट में जो शख्स कोई काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है। Major emphasis of functionalist was to understand the purpose of the behavior, thought, behavior and consciousness, but not focusing on the elements of the consciousness. ठीक है जी, जो फंक्शनलिज्म का फंक्शनलिस्ट जो लोग थे उनका सबसे मेजर फोकस जो था वो थॉट्स का पर्पस, कि हम क्यों कोई चीज सोचते हैं, क्यों कोई काम करते हैं, और हमारे कॉन्शियस में अगर कोई चीज है तो उसका कॉज क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसको स्टडी करना, बट नॉट फोकसिंग ऑन एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसका कोई लेना देना नहीं था कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स से, कि कॉन्शियसनेस जो है कि उसके कितने पार्ट्स हैं और उसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसी भी ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए जरूरी है कि उसके एलिमेंट्स को स्टडी करें। फंक्शनलिज्म ने बिल्कुल इसको डिनाई किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने टर्म यूज की, उन्होंने जो है वो एक टेक्निक यूज की स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए। उन्होंने जो टेक्निक यूज की दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज द टेक्निक यूज्ड बाय द फंक्शनलिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है जी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हमें पता है अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी रीजन क्या है उसके पीछे। अगर मैं हंस रहा हूं तो उसकी रीजन क्या है, अगर मैं दौड़ लगा रहा हूं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर मैं खा रहा हूं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर मैं किसी से लड़ रहा हूं तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो दे यूज्ड द टेक्निक ऑफ एग्जामिनिंग द human consciousness and experience, which is called direct observation. So when we talk about the structuralism, they used the technique of the introspection to study the consciousness of the human being, but later on functionalism formed in the response of the structuralism, and they use the direct observation technique in order to study the consciousness and human experience. Functionalism also emphasizes on human consciousness, and it is also believed that consciousness exists as a continuous and changing process. Functionalism वालों ने ये कहा
कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। एक ही चीज अटक के नहीं होना कॉन्शियसनेस में बैठी हुई। अभी मेरे कॉन्शियसनेस में कुछ और चीज है, थोड़ी देर बाद मेरे कॉन्शियसनेस में कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कॉन्शियसनेस में कुछ और होगा। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड चेंजिंग प्रोसेस, यानी कि वो चेंज होता रहता है, वो स्टक नहीं है। मेजर फंक्शनलिस्ट थिंकर्स इंक्लूड विलियम जेम्स, जॉन डेवी, हार्वेकर एंड जॉन एंजल। ठीक है जी, चार जो मेजर थिंकर्स थे जिनके अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, मुश्किल नाम है, बहरहाल देख लीजिएगा। Functionalists also emphasize individual differences which draw impact on education. फंक्शनलिज्म वालों ने ये कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं हर इंसान में, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जिसका एजुकेशनल जो सेटअप था उस पर बहुत ज्यादा असर हुआ। कि एजुकेशनल सेटअप में ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हर स्टूडेंट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो जब फंक्शनलिज्म वालों ने इस पे एम्फसिस किया कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, और इसका बहुत ज्यादा असर जो हुआ वो एजुकेशनल सेटअप पे हुआ। जॉन डेवी इम्प्रूव्ड द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस बाय एस्टैब्लिशिंग फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, जॉन डेवी ने फिर फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स को बेस बनाकर जो था वो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया। Functionalism is concerned with explaining the function of the purpose of the certain form of the behavior, namely that of the conscious and our internal mental state. वो बात कर चुके हैं वही पर्पस की। ठीक है जी, तो दैट वाज द बेसिकली फंक्शनलिज्म, वही चीज है ये फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर, पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ लिया, फिर हमने अब देख लिया फंक्शनलिज्म। अब बात कर लेते हैं साइको एनालिसिस की। साइको एनालिसिस फाउंडर थे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। Dr. Sigmund Freud is the founder of his theory named psychoanalysis. He was an Austrian physician. His theory made a dramatic change in psychology. ठीक है जी, साइको एनालिसिस के जो फाउंडर थे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड थे, और ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे बेसिकली, और इनकी जो एक थ्योरी है उसने साइकोलॉजी में बहुत ही जबरदस्त और ड्रामेटिक चेंज क्रिएट कर दिया। साइको एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फ्रॉइड्स वर्क विद हिस्टेरिक पेशेंट्स। जब ये जो सारा साइको एनालिसिस है बेसिकली ये फ्रॉइड का हिस्टीरिया के पेशेंट जो थे उनके साथ काम की बेस पे है। He used case study method with most of his patients. उन्होंने अपने ज्यादातर जो पेशेंट थे उनके को केस स्टडी के साथ जो है वो यूज किया, केस स्टडी मेथड, जो कि सबसे बड़ा क्रिटिक्स भी है फ्रॉइड की थ्योरी पे कि उसकी सारी की सारी इतनी बड़ी, इतनी रिनाउंड, इतनी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, इट्स बेस्ड ऑन द केस स्टडीज। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिक्स जो है वो भी है इसमें। फ्रॉइड बिलीव दैट repressed unconscious impulses and early childhood experiences developed adult human behavior and personality. फ्रॉइड ने कहा कि हमारी अनकॉन्शियस इंपल्सेस जो हैं, यानी ऐसी इंपल्सेस, हमारी ऐसी विशेस, ऐसे थॉट्स जो हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो है वो नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लाइक मेरा दिल कर रहा हो, या हमारे कल्चर में किसी खातून का दिल कर रहा हो कि वो निकर पहन के तो बाजारों में घूमे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन आवर कल्चर। क्यों? वो क्या करेगी? क्यों? बिकॉज बेसिकली दैट विश, दैट बिहेवियर विल डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट to the norms, rules and regulations of our society because we belong to the Islamic culture. So this is totally 100%, more than 100% contradictory behavior, contradictory feelings, contradictory thought with our religion, with our rules and regulations and norms of the society. तो क्या होगा, वो इस ख्वाहिश को अपने दिमाग में ही दबा लेगी। ठीक है, क्या इस अपने ख्वाहिश को दिमाग में दबा लिया। अब वो और उसके अलावा ऐसी ख्वाहिशात जो दिमाग में दबा ली जाए जो पूरी ना हो सके, या उसके अलावा आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन में जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, आप इग्नोर होते हैं, आप अब्यूज्ड होते हैं, ठीक है, आपको वालिदैन की मोहब्बत नहीं मिलती, या आपको साथ हर वक्त घर वाले गुस्सा करते रहते थे, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मिलकर फिर आपका अडल्ट ह्यूमन बिहेवियर, यानी आप और आपकी पर्सनालिटी, यानी एज ए अडल्ट आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी और आपका बिहेवियर कैसा होगा। आप अग्रेसिव होंगे, या आप कूल एंड कॉम होंगे, या आप जो है वो इंट्रोवर्टेड होंगे या एक्सट्रोवर्टेड होंगे,
या आप घुलने मिलने वाले होंगे, या आप स्टिकी होंगे। तो ये सारे के सारे जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका सारा अडल्ट बिहेवियर है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस इंपल्सेस एंड अर्ली चाइल्डहुड बिहेवियर्स। ठीक है जी। फ्रॉइड क्लेम्ड दैट ह्यूमन माइंड हैव 3 कंपोनेंट्स। फ्रॉइड के मुताबिक इंसान का जो माइंड है वो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, इड, ईगो एंड द सुपर ईगो। इड वर्क्स ऑन प्लेयर प्रिंसिपल, इट रिक्वायर्ड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। इड क्या करती है, प्लेयर प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है, और उसकी कोशिश होती है कि जो भी उसकी जरूरत है वो फौरन से पूरी की जाए। मसलन आपको भूख लगी हुई है तो आप कहते हैं जी मुझे फौरन से रोटी मिलनी चाहिए, ये नहीं पता कहाँ से आएगी, चोरी करो, खरीद के लाओ, जहां से मर्जी लाओ, लेकिन मुझे मेरी भूख मिलनी चाहिए, मिटनी चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, प्लेयर प्रिंसिपल यानी आपका जो प्लेयर, आपको खुशी मिलनी चाहिए फौरन, आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए फौरन, चाहे वो जैसे मर्जी हो। ईगो वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, इट एम्फसिस ऑन रियलिटी बेस्ड एक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है, ईगो। ईगो जो है वो ब्रिज के तौर पे काम करती है इड और सुपर ईगो के। इसका काम क्या होता है, रियलिटी बेस्ड एक्शंस, यानी कि वो काम करना है जो रियलिटी बेस्ड हो, जो सोशली अप्रोप्रिएट हो, जो सोसाइटी में काबिल कबूल हो। सुपर ईगो वर्क ऑन एथिकल वैल्यूज दैट अ पर्सन होल्ड फ्रॉम सोसाइटी एंड पेरेंट्स। सुपर ईगो जो है वो बेसिकली एथिकल वैल्यूज है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स, आपके मजहबी जो है वो अखलाकियात, आपके मजहबी जो है वो कायदे कवानीन कानून, सुपर ईगो उन पे काम करती है। दैट अ पर्सन होल्ड फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसे कवानीन, ऐसे एथिक्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे नॉर्म जो सोसाइटी से और वालदैन से कोई भी शख्स जो है वो हासिल करता है, सीखता है। अच्छा जी, सुपर ईगो की बात हो गई, इड ईगो सुपर ईगो। उसके बाद बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इंसानी जो बिहेवियर है वो तीनों एलिमेंट्स, माइंड के तीनों एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से बनता है। ना आप ईगो को फॉलो करके जिंदगी गुजार सकते हैं, ना आप हमेशा ईगो की बात मान सकते हैं, और ना हमेशा सुपर ईगो की। ठीक है, इन दोनों के, इन तीनों के इंटरेक्शन को, इन दोनों के मिक्सचर की बेस पर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर बनता है। ये तीनों मिलाएंगे तो इंसान जो है वो एक अपना बिहेवियर शो करेगा, एक सक्सेसफुल बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। फ्रॉइड डिस्कस्ड 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, फॉर एग्जांपल ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। फ्रॉइड ने 5 किस्म की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी बयान की। उसने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उससे लेके एक खास उम्र तक जो है वो 5 किस्म की स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहली स्टेज को उसने ओरल, दूसरी को एनल, तीसरी को फैलिक, चौथी को लेटेंसी और पांचवी को जेनिटल का है। ये हम स्टेजेस इंशाल्लाह जब हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे उसमें जब फ्रॉइड की बात आएगी तो हम इन तमाम थ्योरीज को जो है वो वन बाय वन इन तमाम स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ द इब्राहिम, इधर आ जाओ बेटा, चोट लग जाएगी। मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप्ड ड्यू टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है जी, बहुत सारे फ्रॉइड के मुताबिक बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो अनकॉन्शियस, आपके जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होते हैं। की साइको एनालिटिकल थिंकर्स इंक्लूड सिगमंड फ्रॉइड, एना फ्रॉइड, कार्ल योंग, एरिक एरिक्सन वगैरह जो थे, ये की थिंकर्स थे, रिनाउंड नेम थे साइको एनालिसिस में। Sigmund Freud and his daughter Anna Freud presented number of defense mechanisms. Defense mechanisms क्या होते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज जो आप एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं। आपको एंजाइटी हो रही है तो आप एंजाइटी को खत्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए अनकॉन्शियसली कोई ना कोई तरीका जो है, जो भी तरीका आप यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी इंशाल्लाह एक अलग से चैप्टर है, इसको भी हमको 10, 12, 14 जो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किसने दिए थे, सिगमंड फ्रॉइड और उसकी बेटी जो एना फ्रॉइड थी उसने। पीपल यूज डिफेंस मैकेनिज्म्स इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर एंजाइटीज। ठीक है, चलें आगे लाइन आई गई है कि लोग जो है वो अपनी एंजाइटीज को ओवरकम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। बेटा उधर देखो, चार्जर, लैपटॉप का चार्जर ये लग गया। फ्रॉइड यूज द टेक्निक, फॉर एग्जांपल जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने टेक्निक यूज की इंट्रोस्पेक्शन, उसी तरह फंक्शनलिज्म वालों ने टेक्निक यूज की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसी तरह साइको एनालिसिस वालों ने जो अपनी टेक्निक यूज थी टू डिस्कस, टू रिमूव द साइकोपैथोलॉजीज, उसमें फ्री एसोसिएशन, कैथारसिस, रेजिस्टेंस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, ड्रीम एनालिसिस एंड
ट्रांसफरेंस जो थे ये शामिल है। फ्रॉइड सेड दैट ड्रीम ऑल द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। फ्रॉइड के मुताबिक आपको जो ख्वाब आते हैं बेसिकली वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड होते हैं, इब्राहिम जहन रहने दो, उन्हीं चीजों से रिलेटेड होते हैं जो आप सारा दिन सोचते रहते हैं, आपकी अनकॉन्शियस में जो भटक चुकी होती हैं, आपकी वही विशेस, वही थॉट्स, वही जो है वो फीलिंग्स जो आपने अनकॉन्शियस में एक्सप्रेस की हुई होती हैं, उनके रिलेटेड जो है वो आप फिर रात को ख्वाब भी आपको उसी से रिलेटेड आते हैं। थेरिस्ट क्रिटिसाइज द फ्रॉइड्स थ्योरी इन नंबर ऑफ वेज। कहाँ कहाँ किस किस चीज की बुनियाद पर, किस किस बात की बुनियाद पर जो है वो फ्रॉइड की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया थेरिस्ट, डिफरेंट थेरिस्ट ने। पहली थी ओवर एम्फोसिस ऑन सेक्स। फ्रॉइड ने सेक्स को ओवर एम्फोसिस किया, अग्रेशन को और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को ओवर एम्फोसिस किया, यानी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है सेक्स, अग्रेशन और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इंसान की पर्सनालिटी को बनाने में जितना, या बिहेवियर को फॉर्मुलेट करने में जितना इंपॉर्टेंस उसको फ्रॉइड ने दी। फ्रॉइड्स आइडियाज बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस रादर देन एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक वे। फ्रॉइड का जो सारा आइडिया था, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि फ्रॉइड की सारी थ्योरी जो थी वो केस स्टडीज की बेस पे थी। तो ये भी एक डिफरेंट थ्योरीज ने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया फ्रॉइड की थ्योरी पे कि ये सारी की सारी जो थ्योरी है इतनी रिनाउंड थ्योरी है, इतनी सिग्निफिकेंट थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वो सारी की सारी बनी किस पे हुई है? केस स्टडीज और ऑब्जर्वेशन पे, जो कि एम्पिरिकल और साइंटिफिक वे नहीं है। तो ये था जी आज का लेक्चर, इसको देख लें। इंशाल्लाह कल जो है वो हम फिर बिहेवियरिज्म को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ अगले जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, तो इनको इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में डिस्कस करके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को कंप्लीट करेंगे। फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है वो पर्सनालिटी थ्योरीज को भी जो है वो 2-3 दिन में खत्म करके फिर आगे निकलेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।